नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ चुका है, यूपी का बजट आ चुका है और बजट पर चर्चा के लिए पैनल में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। पहले डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव जी, पूर्व सलाहकार एसोचैम हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। यामिनी जी, आपका बहुत स्वागत। प्रोफेसर अविनाश जी हमारे साथ अर्थशास्त्री मौजूद हैं। अविनाश जी का बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर आर के आर्या जी, अर्थशास्त्री स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत है। और पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष पंत जी का बहुत स्वागत है। जीपी सर, आपसे शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने हम दर्शकों को दे दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ है यूपी का बजट 2024-25 के लिए 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बजट पेश किया गया। अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है ये। बजट में 24,000 करोड़ की नई योजनाएं लाई गई हैं। सदन की कार्यवाही, और आपको बता दें कि आगे जब बढ़ाई गई 2 बजे तक के लिए, उसे बढ़ा दिया गया। बिजली उत्पादन क्षमता यहाँ 31,500 मेगावाट अप की जाएगी। साथ ही 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। गर्मी में अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दर पर भी बिजली मिलेगी। यानी कि अब बिजली के झंझट से उत्तर प्रदेश को किसी भी स्थिति में जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक पूरा मॉडल तैयार कर लिया गया है सरकार की ओर से। किसानों के लिए जो मुफ्त पानी की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए उनको जो किसी को विधवा पेंशन की स्थिति है या फिर वृद्धा पेंशन की स्थिति है, उसमें भी अब बदलाव किया गया। जहां 500 रुपये मिलते थे, अब 1,000 रुपये मिलेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर भी एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया। साथ ही आपको ये बता दें कि औद्योगिक के क्षेत्र में विकास किस तरह से होना है, समग्र विकास, उसके लिए भी प्रावधान हुआ है। चलिए पैनल पे चलते हैं और मेहमानों से समझने की कोशिश करते हैं कि उनका दृष्टिकोण क्या कुछ कहता है इस बजट को लेकर। डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव सर, आपके पास आऊंगा सबसे पहले। आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैसे समझें इस बजट को और कितना समग्र विकासकारी मान रहे हैं इसे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, अब मैं फॉर्मर चीफ एडवाइजर हूं। अभी मैं एक्टिव चीफ एडवाइजर एसोचैम का नहीं हूं। फिर भी ये बजट जो है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और ऑब्वियसली किसी स्टेट की इतनी बड़ी आबादी है तो उसमें 7,35,000 का जो ये बजट है, 7,35,000 करोड़ का, ऑब्वियसली एक बहुत ही सराहनीय बजट है जी। और इस बजट को देखने के लिए यूपी की पूरी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली पॉजिटिव वे में बढ़ेगी। और इसमें 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको मैं सोचता हूँ जी। पहली बात कि ये स्टेट का बजट, इसके साथ ही साथ केंद्र का बजट जो आता है उसमें स्टेट को क्या फायदा हो रहा है, दोनों को मिला करके जो टोटल स्थिति होती है उससे उस प्रदेश का डेवलपमेंट डिटरमिन होता है जी। तो आप स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट दे चुकी है। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट का आप देखें, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा एम्फेसिस दिया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी स्टेट की इम्प्रूव होगी तो वो स्टेट ऑब्वियसली सस्टेनेबल कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होगा जी। लेकिन इसमें आप ये देखें कि इनको टैक्सेशन, कोई इनकम टैक्स लगाने की राइट तो यूपी गवर्नमेंट को है नहीं। ये जो है स्टेट ड्यूटीज लगाते हैं जो कि जीएसटी से इनको आती है। लेकिन आप देखें, इन्होंने उसका जो प्रायोरिटाइज करने का है वो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है। 3-4 चीजें बड़ी अच्छी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने बढ़ाया है, इन्फोसिस किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्होंने करने के लिए कोशिश किया है वो अभी तक बहुत ही अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अभी ये जो झांसी और कानपुर के बीच में ये इन्फोसिस ले रहे हैं, इससे एक कंसंट्रेटेड व्यू होगा जिसके द्वारा ये डेवलपमेंट होगा जी। तीसरा जो है, चूंकि किसानों का बहुत ही बड़ा श्रेय होता है यूपी की इकोनॉमी में जी, तो उसमें इन्होंने देखे जो पानी देने की फ्री योजना बनाई है उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। इससे खेती में फसल मिली। और साथ ही साथ अगर ये भी देखें तो इन्होंने गन्ना किसानों को काफी अच्छा वो पेमेंट किया है। इससे लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है जी। हमारे इंडस्ट्री के लिए 2-3 चीजें बड़ी
जरूरी होती हैं। एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके अंदर भरपूर समाहित है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज है स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए इन्होंने इसमें देखिए इन्होंने बोला हम 75 लाख लोगों को जॉब देंगे। वो जॉब किस तरह से दे रहे हैं, इसके लिए इन्होंने जो प्लान्स बनाए हैं उसके थ्रू नरेगा के अंदर इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी जिससे प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर डिफिकल्टली बढ़ेगा। तीसरी बात क्या होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वो जो है उसके लिए इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया और खास तौर से गर्मियों में पावर क्राइसिस हो जाती है और हम जनरेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में हर एक दिशा में ये महत्वपूर्ण रहता है बजट, और खास तौर पर इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान भी केंद्रित किया गया। छोटे से लेकर बड़े स्तर पर इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रोफेसर आर के आर्या स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री जी। उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को। उन्होंने पूरा ये बजट भी सुना और समझा भी। सर, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है इस बजट को लेकर? बजट को बनाने के लिए तो बड़ी कुशलता का यूज़ किया गया है, कोई बात नहीं है। वो तो ब्यूरोक्रेट्स और प्लानिंग बोर्ड के लोग उसको बनाते हैं, परंतु इसके ऊपर जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब ऐसा हो जाता है तो जहाँ जहाँ पर दिक्कतें होती हैं, 360 डिग्री जब आप घूमते हो तो जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहता है कि हमें वोट पॉलिटिक्स में कहाँ कहाँ से दिक्कत आएगी। उस तरह से इन्होंने उस तरह से कवर किया है। तो अभी बजट के दौरान में तो कोई ऑब्जेक्शन आएगा नहीं और इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत आएगी नहीं, और दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। तो उसके लिए तो बजट की सराहना करनी चाहिए। अब मैं बुनियादी बात बताता हूँ कि जो यूपी है ये एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट है। जो तो ईस्टर्न यूपी है पूरा एग्रीकल्चर है, और जो इधर वेस्टर्न यूपी है वो भी एग्रीकल्चर है, पर वो हैवी एग्रीकल्चर है। बीच का जो है लखनऊ से कानपुर से लेकर बुंदेलखंड का वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहले से पानी की तकलीफ़ें और कई तरह के एग्रीकल्चर के लिए तकलीफ जाती है, और यहीं से माइग्रेशन भी बहुत होता है। तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए तो इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना देती है तो ज़रूरी बात है कि चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, तो डेफिनेटली उसके अनुकूल 3-4 बातों का ध्यान रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट आती है। पहली बात ये है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, धरातल बना होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और तीसरी बात ये है कि वहाँ का माल बन के चला जाना चाहिए, उसके लिए लॉजिस्टिक होना चाहिए, तो रोड्स का ठीक ठाक होना चाहिए। तो वो एक उपलब्धि यहाँ पर नज़र आती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट को भी इन्होंने कहा है कि सर्टिफिकेशन करेंगे। सर्टिफिकेशन का मतलब है कि शुरू से लेकर आखिर तक जब बच्चा स्किल्ड हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो सर्टिफिकेशन की एजेंसी होती है जो नेशनल लेवल पर होती है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करने का प्रयास है। कोई भी चीज़ एक दिन में तो हो नहीं सकती कि आज जो है जितने भी यूथ खाली घूम रहे हैं, बजरंग दल में घूम रहे हैं या अयोध्या के उस झंडे उठा के घूम रहे हैं, वो ये तो है नहीं कि आज वो इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे। तो जैसे जैसे जो लोग मतलब अपेक्षा करते हैं कि हमें जॉब ज़रूर मिलनी चाहिए, हमें काम बढ़िया मिलना चाहिए ताकि आय के भी साधन हो, तो ये हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लगातार एविएशन का काम और एक्सप्रेस हाईवे और फ्रेट कॉरिडोर ये लगातार बनते चले जा रहे हैं, परंतु इनका उपयोग जो होगा वो धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आएंगे, एग्रीकल्चर से हटेंगे। अभी लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर 80% कंट्रीब्यूट करता है, और उसके ऊपर आपका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। उस लाइवलीहुड में क्या होता है कि आपको पानी की सुविधा हो, पानी की सुविधा कर दी गई है, फ्री वाटर का,
और आपको बिजली पर्याप्त मिले तो मेगावाट को बढ़ाया जा रहा है, सोलराइजेशन किया जा रहा है, सोलर पार्क भी बनाया जा रहा है। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर है? इनपुट कॉस्ट पे है। फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, और जैसे कि 45 kg का DAP का खाद का जो है ना बैग मिलता है, जबकि वो 50 kg होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पहले जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, शायद हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड का एक उद्योग था फर्टिलाइजर का गोरखपुर में, मैं उस पहले मैं फर्टिलाइजर कंपनी में था, तो मुझे लगता है कि वो बने ही थे जब जवाहरलाल नेहरू ने इनको बनाया था, वो तभी ही बंद ही हो गए थे, क्योंकि उन दिनों में लीकेजेस बहुत थी, उन दिनों में मतलब इन्फीरियर प्रोडक्शन की भी बात थी। तो अभी 2 साल पहले शायद प्रधानमंत्री जी ने उसको रिवाइव किया है। तो इस तरह से अगर फर्टिलाइजर फिर से कंट्रोल में आ जाता है, जबकि अभी ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अधीन जा चुका है और कोऑपरेटिव सेक्टर को भी प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, तो उसके चलते यदि एग्रीकल्चर में और भी सुधार होंगे, होते जाएंगे, अभी तक पर्याप्त बजट दे दिया गया है, तो कुल मिलाकर वो चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो वेलफेयर सेक्टर है उसमें पेंशन को 1000 करना भी एक अच्छी बात है। और प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल खोलना, स्वेटर देना और बड़े बच्चों को टैबलेट देना सेकेंडरी क्लास तक, वो भी ठीक हो गया है। पॉलिटेक्निक को भी खोलने का किया गया है, ITI को भी बढ़ाने का किया गया है, और इस तरह से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट भी बढ़ाने का किया गया है। तो मेरे ख्याल ये बजट जो है पॉलिटिक्स के एंगल से क्या, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी इस बजट की हो जाएगी, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक घूम गया है। डॉक्टर यामिनी जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। आपका नज़रिया क्या कहता है, नारी शक्ति के लिए इसमें क्या संभावनाएं ढूंढती हैं, और बाकी क्या कुछ इस बजट पर आपकी प्रतिक्रिया है? यामिनी, देखिए, एक अच्छा बजट है और काफी हद तक बहुत सारे वर्गों को लेकर के चल रहा है, लगभग सभी वर्गों को लेकर चल रहा है इस टाइम। तो अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए इन्होंने खास तौर पे जहाँ पे पेंशन बढ़ाई है 500 से 1000 रुपए तक, कोशिश की है महिलाएं दल बने, कोशिश की है कि टेक्निकल सपोर्ट दी जाए, आधुनिकीकरण हो ताकि महिलाएं अपना व्यापार कर सकें। कोशिश ये भी की गई है क्योंकि महिलाओं के लिए विवाह एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और महिलाएं अपना जो सुरक्षा है वो विवाह में ढूंढती हैं, तो उसको ख़ास तौर पे जो पिछड़ी जातियां हैं और बाकी जातियां हैं, उनकी महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो पैसे हैं वो दिए जाएं। कोशिश ये भी की गई है कि अगर आप देखें तो एजुकेशन में स्वेटर है, जूते हैं, वो दिए जा रहे हैं बच्चों को, और टैबलेट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं पे हमें देखा जाता है कि अगर परिवार में सीमित साधन होते हैं तो जो महिला जो लड़कियां होती हैं उनको वो सीमित साधन नहीं मिल पाते, तो उनके लिए वो एक बेहतर स्थिति करता है। अगर आप देखें तो कृषि में बहुत अच्छा नेक काम किया है, जिसमें 60 वर्षों से ऊपर के लोग जो फार्मर्स हैं उनको पेंशन दी है। कोशिश की गई है कि शुगर केन जो फार्मर्स थे उनको उनका बकाया मिले या उन तक पैसे पहुँचे। गेहूं या और चीज़ों के जो मूल्य थे वो कम थे, उनको बढ़ाया जाए। ये भी कोशिश की गई है कि जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, वो पूरा किया जाए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ई श्रम पोर्टल से जोड़ करके कोशिश की गई है सभी तक पहुंचा जाए। एक आधुनिकीकरण में सेमीकंडक्टर्स की बात की गई है और चीज़ों की बात की गई है। ऐसे ही छोटी बच्चियों के लिए बालिका सहायता कोष की बात की गई है। ऐसे ही बहुत सारे कदम हैं जो अपनाए गए हैं, जिसके अंदर मेट्रोस की उपलब्धि कराना और कोशिश करना कि जो एक सभी वर्ग हैं, आप अगर अल्पसंख्यकों की बात करें
तो उनमें भी आवंटन किया गया है उनके बढ़ोतरी के लिए। तो कोशिश की गई है कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ हर तरीके से देते हुए उन्हें सशक्त किया जाए। और एक और अच्छी बात धार्मिक स्थल हैं यामिनी जी, उन पर ज़्यादा फोकस देखने को मिला है। काशी और अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाया जाएगा, कुछ इस तरह का भी प्रावधान है, उसके लिए भी इसमें बजट में व्यवस्था की गई है। जी देखिए, आपको मानना होगा कि भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म हैं और धार्मिक स्थलों की अपनी एक स्थान है, और जिसकी वजह से यूपी एक खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म एक साथ हैं। और अयोध्या चाहे कहें या कोई और भी जो है आस्था का स्थल कहें, उनको कोशिश की है कि पर्यटन के माध्यम से, और जो खास तौर पे लोगों का एक रुझान रहता है, खास तौर पे जो डोमेस्टिक जिन्हें हम कहते हैं घरेलू पर्यटक हैं, वो इन धर्म स्थानों पे जाकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं और चीजें करते हैं। उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से प्राप्त मिले, और जो बाहर से भी दर्शनार्थ आते हैं, जो इस भारत को एक बिल्कुल यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण ये बजट है। इसमें विकास की एक नई इबारत दिखती है। आर्थिक तौर पर तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैनल में हमारे कई अर्थशास्त्री मौजूद हैं और साथ ही एसोचैम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व सलाहकार जीपी श्रीवास्तव जी। लेकिन इससे राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर समझने की कोशिश करूं तो पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष पंत जी, समग्र विकास की बात हो रही है, राम राज्य की कल्पना दिख रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उस विषय को समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है। देखिए सुनील जी, आपने बात सही कही, चुनावी वर्ष है, 2024 लोकसभा चुनाव है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जाति जनगणना के जो को काउंटर करते हुए जो एक नई जातियां खड़ी कर दी, जो वर्ग है, वर्ग समूहों को उन्होंने जातियों में कन्वर्ट करके खड़ा कर दिया, चाहे युवा हो, महिलाओं हो, या जो गरीब हो या जो है, तो उसी को फोकस करते हुए, क्योंकि 2024 का चुनाव है और केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार का जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाने के लिए, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहाँ 80 सीटें हैं और एक अहम भूमिका होती है उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में। तो उसी को देखते हुए ये जो है बजट बनाया गया है और थोड़ा थोड़ा सबको टच किया गया है, दिखाने के लिए कि हम सबका ध्यान रखते हैं। सवाल ये है, देखिए सुनील जी, कि आप हर बार क्या होता है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब इन्होंने बजट पेश किया था तो उसको भी कहा था सबसे बड़ा है, 6 लाख से कुछ ज्यादा करोड़, 6 लाख हजार करोड़ से ज्यादा का बजट था वो। इस बार वो भी क्रॉस कर गया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पे जो है जो कर्जा है वो भी इतना ही है, 7 लाख करोड़ करीब जो है 2023-24 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो है, तो लगभग बराबर पहुंच गया है। तो जितना कर्जा है उतना ही कि आप जो ये बजट बना रहे हैं आप, तो कहां से आप खर्चा करेंगे और कहां से कर्जा उतारेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आप बना रहे हैं दिखाने के लिए, क्या वो जमीन पे धरातल पे उतर रही है? नहीं उतर रही है। युवाओं का ये रोजगार की बात है तो योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि 6 साल में हमने 6 लाख रोजगार पैदा किए। निश्चित रूप से आपने किए होंगे, पैदा किए, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को बिहार में नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है और अब तो इजराइल में भी जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, क्योंकि आप नौकरी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप दावे बहुत कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक चुनावी, आप किसानों की बात ले लीजिए, किसानों को आप उनको कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका जो एमएसपी कैसे मिलेगा, उनको गन्ना का भुगतान उन्होंने किया है लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया है, ये खुद किसान नेता ये कहते हैं, उसके संगठन के किसान ये बात कह रहे हैं कि अभी भी जो है कि पूरा उनका जो बकाया भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी बात, सिर्फ भुगतान की बात नहीं है, सिर्फ 500 रुपए आप बढ़ा दीजिए महिलाओं को, वो बात, इसके मतलब आप ये मान रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई है, लोगों की आर्थिक हालात बेहतर नहीं है। सर कहते हैं कि किसी इमारत के ऊपर माला बनाने के लिए बेस इतना मजबूत कर लीजिए कि छोटे मोटे भूकंप क्या, बड़ा भूकंप भी आ जाए तब भी कुछ ना कर सके। लेकिन यहाँ बेस ऐसा दिख रहा है, कई प्रतिक्रियाएं आई लोगों की कोरोना में, जिन लोगों के रोजगार ठप हो गए थे, जिन्होंने लोन लिया था बैंकों से, आज बैंक वाले नोटिस भेज कर उनका जीना मुश्किल कर दे रहे हैं। तमाम लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि कम से कम हमारा लोन माफ हो जाता इसमें तो बड़ा अच्छा रहता भैया, कहाँ से लाएं, जो व्यवस्था थी वो भी ठप हो गई।
तो ये सारी चीजें लगता नहीं कि योजना को किसी को विस्तार देने से अच्छा था कि कुछ ऐसी राहत मिलती प्रदेश की जनता को ताकि थोड़ा सा उम्मीद जगती उन्हें। निश्चित रूप से सुनील जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, हकीकत यही है जो जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि आपके पास रिसोर्सेज हो ना हो, आप कागज में आप बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं दिखा के ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि आप साहब जो है कि पूरा उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, एक खुशहाली ले आएंगे। इस हिसाब से जब योगी जी आए हैं तो उत्तर प्रदेश तो बहुत खुशहाल होना चाहिए, वहां पे सरप्लस नौकरियां होनी चाहिए थी, वहां पे सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, किसान बहुत खुश होने चाहिए थे। वहीं किसानों की जो सम्मान निधि है उसका घोटाला भी यही उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां बहुत से किसानों के नाम नहीं फर्जी लोगों को दे दिए गए और जो थे किसान उनको नहीं मिले। दूसरी आपने इशारा किया वो मजदूर या जिनके खातों के उनको अभी भी बैंक जो है उनके पीछे नोटिस भेज रहा है, ये हकीकत है। ये राहत कौन देगा उसको? आपकी सरकार ही देगी ना। दूसरी बात देखिए, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत से जो है कि किसानों को जो है कि क्योंकि हम देखते हैं किस तरह मौसम किस तरह से जो है मारता है किसानों के ऊपर, तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। जो बीमा तो आपने करवा दिया, किसानों ने अपना प्रीमियम दे दिया, लेकिन बीमा लेने में उनको जितनी परेशानी होती है वो उनको मिलता नहीं है। उसमें टेक्निकल अड़ंगा लगा के जो है बैंक अधिकारी जो है या बैंक तो नहीं, इंश्योरेंस वाले जो हैं वो ऐसी कंडीशन लगाते हैं तो वो बेचारे किसान अपना सर जो पीटने के अलावा उनके पास बचता नहीं है। किसी का बिल, किसी का रोजगार के लिए लिया गया लोन, और कई तो ऐसी स्थितियां बनी विकलांग व्यक्ति है उसने लोन ले लिया ये सोच के कि कुछ कर दूंगा, लेकिन कोरोना में हालत खराब हो गई, लोन भी गया, काम भी ठप हुआ और आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। वो क्या करे उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा अविनाश जी से। अविनाश जी, ऐसे लोगों को क्या मिलने वाला है इस बजट से? मान लीजिए सरकार राशन दे रही फ्री या बाकी चीज़ें, लेकिन घर में 2 बच्चे भी हैं, पिता विकलांग है, बैंक का कर्जा था जो कोरोना के समय ठप हो गया मामला। उम्मीद नहीं थी उन लोगों को कि कम से कम इतनी राहत मिल जाती। बिल्कुल, सरकार ने इस बात का भी मेरे ख्याल से ध्यान रखा है क्योंकि बहुत सारी वेलफेयर फैसिलिटीज इस सरकार ने प्रावधान रखे हैं, खास तौर से वृद्ध महिलाओं के लिए, वृद्ध पुरुषों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सरकार ने इसके लिए प्रावधान रखे हैं। और जो रोजगार की बात करें कि जो नए युवाओं के लिए जिनको रोजगार की संभावनाओं के लिए सरकार ने जैसे 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की भी घोषणा की, प्रावधान रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा और जो पूरा बजट है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, यानी चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इसके लंबे दूर तक परिणाम जाएंगे। जैसे कि जितने भी आपके एक्सप्रेसवे हैं उसके दोनों तरफ जैसे आपने जो औद्योगिक पार्क निर्माण कर रहे हैं और जिसमें इन्वेस्टमेंट 40 लाख करोड़ का अगर कमिटेड है तो 1 करोड़ 10 लाख लगभग रोजगार का सृजन होगा। देखिए, कोरोना काल तो मुझे ऐसा लगता है एक अपवाद है क्योंकि हमेशा इतनी बड़ी त्रासदियां नहीं आती हैं, तो उस वक्त तो बहुत कुछ ऊपर नीचे तो हुआ है। और जिस तरह से उसी टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर से रेलवे के लिए भी सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने बहुत सारे काम किए थे अपग्रेडेशन के लिए, तो उसमें भी सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात कि अभी जैसे स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए भी बहुत सारे, क्योंकि जितना भी युवा है, जैसे आदरणीय पंत जी कह रहे थे कि इन्होंने 4 नई जातियां बनाई हैं, उसमें एक युवा महत्वपूर्ण है जी। और युवाओं के लिए स्टार्टअप और इनोवेशन का एक एनवायरनमेंट बना है जी। तो 265 स्टार्टअप जो हैं ऑनबोर्ड हुए हैं। अभी AKTU में एक सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज की भी स्थापना हुई है। हमारे विश्वविद्यालय में भी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, इसमें 4 इंक्यूबेशन सेंटर आए, ऐसे अलग अलग विश्वविद्यालयों में आए। इस तरह की मीटिंग हम लोग करते हैं, तो एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है पूरे प्रदेश में, जो युवा जिनको हम समझते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होता है अविनाश सर, पीयूष सर, जो व्यवस्था, जो बात आपने कही है इस बजट के माध्यम से वो सकारात्मक तौर पर जमीन पर उतरे, क्योंकि एक बड़ा घोटाला जब किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश से सामने आता है तो फिर चिंतनीय और सोचने वाली बात होती है कि ये व्यवस्थाएं कैसे धरातल पर अपना मूर्त रूप लेंगी। सर माफ़ करिएगा, आगे अब नहीं ले जा पाऊंगा इस बहस को, मुझे यहीं रोकना होगा इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत शुक्रिया। खास इस में इतना ही, नमस्कार।